पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। आपको पता है, मेरी सहेली चंचल की पापा कल नया फ्रिज लाए हैं। आज जब मैं उसके घर गई, मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। गुनगुन बेटा, तुझे तो पता है ना, अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते, हम इतना महंगा फ्रिज नहीं खरीद सकते। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना, आज मैं काम से आते हुए मालकिन से बर्फ लेती आऊंगी, फिर बर्फ से पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बनाकर रख दी है तो खा लेना। माँ, लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? वहाँ पंखे में थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ठीक है, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। गुनगुन की माँ घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और गुनगुन गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए, इसी उम्मीद से गुनगुन आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। गुनगुन को साथ में देखकर गौरी कव्वी कहती है, क्या हुआ, तुम इसे क्यों साथ ले आई? मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा। मैंने उसे मना भी किया, पर अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन साफ कर ले और गुनगुन तू मेरे साथ आ। अब तू आ ही गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे छत पर। कितनी गर्मी है माँ, आप छत पर क्या कर रहे हो? बेटा तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाओ, नजर लग जाती है। अब जाओ, नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं गुनगुन को काम समझा कर आती हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम, कितनी टेस्टी आइसक्रीम है, इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। गुनगुन तू पूरे छत की अच्छे से झाड़ू करके नीचे आना, मैं जा रही हूँ धूप में, और खड़ा नहीं हुआ जाए। गुनगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। गुनगुन तपती धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। गुनगुन ला ला बेटा, झाड़ू मुझे दे, मैं लगाती हूँ, तू छांव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊं, यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा, मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। गुनगुन चिड़िया नीचे आकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, गुनगुन इधर आना जरा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही है, कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। टुनटुनी, तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के सूख जाता है। फालतू में तो इतनी देर पंखा चलाती रहती है। बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं, हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम, मैंगो शेक बनाकर जल्दी लाओ, मैंने एसी चला रखा है, रूम बिल्कुल शिमला मनाली जैसा ठंडा हो रहा है। आपने कंबल कहाँ रखा है, मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिए हैं, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुनगुन के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में गुनगुन का मन उदास था। टुनटुनी चिड़िया को ये बात समझ में आ रही थी। गुनगुन बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है, गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। कबूतर भाई, चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना, मेरी बच्ची को वो बहुत पसंद है, उसे खाकर वो खुश हो जाएगी। टुनटुनी बहन, तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं नहीं, सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही बना दीजिए, मेरा भी खाने का मन नहीं है।
नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ खाती हूँ। भैया एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर पर बिल्कुल उदासी हो गई थी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर पहुंचती है। आंगन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं घर का सारा काम खत्म करती हूँ, अब चलती हूँ। अभी मना नहीं करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे ये तो मालकिन की चीखने की आवाज है। क्या हुआ मालकिन? हे भगवान, मालकिन तो बेहोश हो गई। अब क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। रिक्शा बुलाकर डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, शायद रिक्शे वाली की मदद से मालकिन को डॉक्टर के पास ले जा सकूं। टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है और बाहर आकर रिक्शा वाले को लेकर आती है और जल्दी जल्दी से गौरी कौवी को लेकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर मुनमुन गौरैया गौरी कौवी को देखकर कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसीलिए बेहोश हो गई। पता नहीं अचानक पानी पर पैर फिसला और मैं गिर गई। टुनटुनी, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों को पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं ऊपर भाग गई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी को लेकर घर आ जाती है। गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन, ये मैं नींबू की शिकंजी बनाकर लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। टुनटुनी, तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी शिकंजी तुम भी पी लो। कब से मेरे चक्कर में इधर उधर धूप में घूम रही हो। मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर इसने पल भर भी नहीं लगाया मुझे डॉक्टर के पास ले जाने में। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। टुनटुनी चिड़िया घर चली जाती है, पर गौरी कौवी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे गौरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो तो टुनटुनी यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, गलती मेरी थी, मैंने उसे आंगन का पंखा चलाने के लिए मना किया था। सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, टुनटुनी को एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दे। उस बेचारी के पास मेज पर रखने वाला एक छोटा सा पंखा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा को तरसती है, और वो भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। हम अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, क्यों ना गरीब की मदद की जाए। ठीक है गौरी, टुनटुनी को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में एक और विचार आया है। क्यों ना हम अपनी कॉलोनी की सड़क पर ठंडे पानी की मशीन लगवा दें। राह चलते लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है। रिक्शा वाले, सब्जी, फल और सामान के ठेले वाले, राह पर चलते राहगीर जब गर्मी में तप रहे होते हैं, और गर्मी में सबसे पहली जरूरत ठंडा पानी, जो उन्हें नहीं मिलता। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कम से कम पीने का ठंडा पानी ही मिल जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को एक नया पंख खरीद कर देती है। गुनगुन नए पंखे की हवा खाकर बहुत खुश थी। गौरी कौवी का पति कालू कौवा अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहां से गुजरते हुए हर राहगीर को गर्मियों में ठंडा पानी पीकर राहत मिलता देख गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीब होना कोई पाप नहीं है। हमें अपने आसपास रहने वाले गरीब मजदूर लोगों को जितना हो सके उतना मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। एक बार की बात है, एक बड़ी तेज तूफानी बारिश आई। बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थी और सभी जगह पानी से भर गई थी। एक छोटा सा गांव भी उस बारिश के कहर से बह गया। घरों की छतें बहने लगी और सड़कें तेज धारा में पानी से भर गई। उसी गांव में एक चालाक और चतुर चूहा रहता था। उसका नाम गणेश था। गणेश बारिश के समय भी बहुत होशियार था। उसने अपने घर के छत के नीचे एक छोटा सा घर बनाया हुआ था और गणेश वहां अपने एक बेटे चिंकू
और एक बेटी मिंकी के साथ रहता था। कई दिनों की बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो चुका था और थोड़ा सा ही खाना बचा था, जिसके लिए दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे थे। उसे देख गणेश बोलता है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? जो थोड़ा सा खाना है उसी में आपस में बांट के खा लो ना। पिताजी, मैं कल से कुछ नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये खाना मैं इसको नहीं देने वाली। पिताजी, मुझे भी बहुत भूख लगी है और भैया मुझे रोटी खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। जो है उसी में दोनों बांट के खा लो। बारिश रुकती है फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, समझे? दरअसल गणेश की पत्नी अपने बच्चों को जन्म देते वक्त मर गई थी। उसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया, लेकिन उसके बच्चे सही राह पर नहीं चल पाए और आपस में बिल्कुल उनकी नहीं बनती थी। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लग जाते थे। इससे गणेश अधिकतर परेशान रहता था, लेकिन फिर भी वो दोनों को हर पल खुशी देने की पूरी कोशिश करता था। गणेश बारिश रुकने का इंतजार करता है। वो रात को सोता नहीं है और सुबह सुबह जल्दी जाकर बाहर खाना लेने के लिए जाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, पानी ही पानी भरी पड़ी है और गणेश रास्ते में परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर एक गिलहरी बैठी होती है। वो चूहा को परेशान देख उससे बोलता है, क्या हुआ गणेश भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो और आपके बच्चे कहाँ हैं? मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मर गई थी। उस समय मुझे खाना जमा करने का समय नहीं मिल पाया क्योंकि सारा दिन बच्चे संभालने में लग जाता था और अभी इतनी तेज बारिश है जिस वजह से मेरे घर में खाने के लिए एक दाने भी नहीं है। देखो ना, मैं सुबह से इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहा हूँ और मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है और मैं घर कैसे जाऊँ? मेरे बच्चे भूखे होंगे। देखो, आप चिंता मत करो, मेरे पास कुछ फल है। अगर आप चाहो तो उनमें से कुछ ले सकते हो, क्योंकि मैं बारिश आने से पहले ही घर में राशन भर लिया था, इसीलिए मेरे पास अभी भी राशन है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरे बच्चों की भूख मिटा दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मैं चलता हूँ। गणेश खाना लेकर घर आ जाता है। फिर दोनों बच्चे पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद बारिश रुक जाती है। बारिश की वजह से गणेश का घर भी टूट जाता है। गणेश सोचता है अब उसे अपना घर बदलना चाहिए। वो देखता है पहाड़ी के पेड़ के पास एक बड़ा गड्ढा है जिसमें वो अपना नया घर बना सकता है। गणेश जबरदस्ती अपने बच्चों को भी साथ लेता है और सभी मिलकर उस गड्ढे में अपना नया घर बनाने लगते हैं। वे समय रहते सभी काम पूरा कर लेते हैं और अब वे बिना किसी खतरे के अपने नए घर में बहुत खुश रहने लगते हैं। फिर एक दिन शिकारी चील उस गिलहरी के पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहां पर गिलहरी का बच्चा उसी पेड़ के अंदर बैठा हुआ रहता है। वो गणेश से जाकर मदद मांगता है। गणेश भाई, कहाँ हो आप? मेरी मदद कीजिए, मेरा बच्चा उसी पेड़ पर है, वहीं पर शिकारी चील आकर बैठ गया है, वो मेरे बच्चे को खा जाएगा, प्लीज आप कुछ कीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए, आप मुझे वो जगह बताइए जहाँ पर आपका बच्चा है। गिलहरी गणेश को अपने साथ उसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो चील बैठा हुआ होता है और उसका बच्चा बिल में छुप के बैठा हुआ था। कुछ समय सोचने के बाद गणेश गांव की तरफ जाता है। वहीं से एक मछुआरे के यहाँ से जाल गिलहरी की मदद से लेकर आता है और वहीं पर पेड़ के नीचे जाल बिछा देता है और इस पर वो बैठकर चील को इशारे करता है। चील जैसे ही झपट्टा मारने उस गणेश पर उठता है। गणेश जाल के नीचे काटकर बाहर आ जाता है और चील उसी जाल में फंस जाता है। उसी समय गिलहरी अपने बच्चों को लेकर गणेश के बिल में आ जाती है। गणेश उसी बिल के रास्ते अपने घर में आ जाता है। गणेश और गिलहरी दोनों एक साथ रहते हैं। फिर गिलहरी चूहे से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर आप आज नहीं होते
तो मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। ये आप कैसी बात कर रही हैं बहन जी? जब मेरे बच्चे भूखे थे तो आपने अपने हिस्से का खाना देकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। वे न केवल अपने बच्चों को बचाता है बल्कि गिलहरी की भी मदद करता है। तूफान और बारिश के बाद गणेश देखता है कि एक अनाज और सब्जी से भरा जहाज उसके पास खड़ा है। वो जहाज पर से अनाज ले जाने का सपना देखता है, इसीलिए गणेश अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके एक प्लान बनाता है। अगर ये अनाज और सब्जी मुझे मिल जाए तो मेरे और बच्चों का पेट भर जाएगा। मैं अभी जाकर चिंकू और मिक्की को यहाँ लेकर आता हूँ और ये अनाज अपने बिल में स्टोर कर दूंगा ताकि सालों साल तक ये अनाज चले। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी देर से कहाँ थे? हाँ पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? भाई ना मुझे बहुत मार रहा था। तुम दोनों बस लड़ने पर ध्यान दो और कुछ करना है नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं एक जगह जहाज में देखा हूँ, बहुत सारा अनाज है वहाँ पर। अगर हम सब मिलकर वहाँ से अनाज ले आते हैं तो सालों भर हम सब भर पेट खाना खाएंगे और बारिश के मौसम में खाने की कोई कमी नहीं होगी, जैसे पिछले बार हो गया था। वो तो शुक्र है गिलहरी बहन जिसने हमें खाना दे दिया था। इसीलिए चलो तुम दोनों। जहाज के पास जाकर देखता है कि जहाज अकेला खड़ा है और कोई नहीं है, इसीलिए गणेश जहाज में बिल बना देता है। अनाज को लेकर अपने बिल में साल भर का अनाज स्टोर कर लेता है और जंगल के सभी जानवरों को ये अनाज और सब्जी के बारे में बता देता है और सभी जानवर उस जहाज पर जाकर अपने लिए साल भर का अनाज अपने अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं और सभी मिलकर गणेश का धन्यवाद करते हैं। गणेश भाई, आज आपकी वजह से मेरे पूरे परिवार को भरपेट खाना महीने तक मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सभी जानवर गणेश को शुक्रिया कहते हैं और हंसते हुए अपने घर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समय मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकता है, सिर्फ अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके।